बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 18 और इसका नाम है निबंध लेखन, मतलब ऐसे राइटिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पाठ में हमें पढ़ने हैं बहुत अलग अलग तरीके के निबंध। ठीक है, निबंध कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला निबंध है भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, शुरू करते हैं, आइए। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के दाएं तट पर बसी हुई है। यश और वैभव की इस जननी को सूर्यवंशी नरेश दिलीप ने सर्वप्रथम बसाया था। ठीक है, याद रखना किसने बसाया था, सूर्यवंशी नरेश दिलीप ने। ठीक है, विधाता के क्रूर हाथों ने उसे फिर उजाड़ दिया। इसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने अस्तित्व को मिटते हुए देखा। फिर धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों इसके दिन फिरे। ठीक है, उन्होंने इसे पुनः बसाया और इंद्रप्रस्थ का नाम दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे दिल्ली नाम दिया। इसके शासनकाल में इसने काफी प्रगति की है। मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद इसकी बागडोर भी यवनों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, उन्होंने भी इसमें चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं रखी। यवनों के शासनकाल में फिरंगी व्यापारी बनकर भारत में आए और यहाँ के शासक बन गए। उन्होंने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया। जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी इसे स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, दिल्ली की जलवायु अच्छी है। इस महानगरी का औद्योगिक महत्व भी है। यहाँ रेलवे का भारी जंक्शन है। यहाँ व्यापार की भारी मंडी है। यहाँ का मुख्य बाजार चांदनी चौक है। इससे लगा दरीवा कला है, जहां पर विशेषतः सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार होता है। चावड़ी बाजार कागज और सैनिटरी गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। खारी बाबली मेवे, दाल चावल, खोया, अचार, मुरब्बे आदि की थोक मंडी है। सदर बाजार मनियारी का उत्तर भारत में सबसे बड़ा केंद्र है। कश्मीरी गेट मोटर पार्ट्स आदि के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली का कनॉट प्लेस तो एशिया के सबसे बड़े व सुंदर बाजारों में गिना जाता है। यहाँ का वातानुकूलित पालिका बाजार जो पर्यटकों के मनोरंजन का केंद्र है, यहाँ से हर वस्तु क्रय की जा सकती है। यहाँ सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं। ठीक है, दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, सफदरजंग का मदरसा, पुराना किला, सूरज कुंड, जंतर मंतर, ओखला, राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और तुगलकाबाद आदि दर्शनीय है। ठीक है, यहाँ की मेट्रो रेल देखने लायक है। इसकी रफ्तार और समय की सटीकता इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थानों में संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, आकाशवाणी भवन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, चिड़ियाघर, मुगल गार्डन और बिरला मंदिर आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, वैसे तो पर्यटक के लिए यहाँ का हर क्षेत्र दर्शनीय है। पुरातन युग से ही यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। पर्यटक इसे देखते देखते थक जाता है, पर उसका मन नहीं भरता है। इसलिए दिल्ली को सभी के दिलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है हमारी दिल्ली का। ठीक है, चलिए अब दूसरा निबंध देखते हैं। ये है पेड़ पौधे और पर्यावरण। आइए देखते हैं। प्राचीन काल से ही समग्र मानव जाति तथा जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधों का विशिष्ट स्थान रहा है तथा ये प्राकृतिक उपहार उनके लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसी भूखंड पर लगे वृक्ष और पेड़ पौधे न केवल आंखों को हरियाली का आनंद देते हैं, वरन वे वातावरण को शीतल तथा पर्यावरण को भी मनोरम बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में नमी के होने से वातावरण में हरियाली बनी रहती है, पानी अच्छा बरसता है तथा कृषि और वनस्पतियां दोनों की वृद्धि होती है। जंगल के हरे भरे रहने से वन संपदा का भरपूर विकास होता है। राष्ट्र को काफी फायदा होता है। आज हमने पेड़ों तथा पौधों के महत्व को भुला दिया है।
जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्षा कम होती है ना। वातावरण में नमी का अभाव हो गया है, भूमि कटाव बढ़ गया है तथा जलाशयों की कमी हो गई है। पानी की इस कमी के कारण जल जंतुओं की संख्या घटती जा रही है। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित करने के अनेक कारण बनते जा रहे हैं। कल कारखानों की वजह से प्रदूषण तो हो ही रहा है, इसके अतिरिक्त अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से भी प्रकृति तथा मानव के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। जंगलों के कटने के कारण वन्य जीवों में संतुलन बनाए रखने के मामले में भी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। अनेक दुर्लभ जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। शिकार पर पाबंदी होते हुए भी चोरी छिपे हाथी, गेंडा, शेर जैसे जंतु मारे जा रहे हैं। इस प्रकार आम, टीक, शीशम, महुआ, देवदार, जामुन जैसे वृक्षों का भी विनाश किया जा रहा है। और पानी तथा हवा जैसे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं भी शुद्ध नहीं रही। इन सब विपरीत तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के दोषी हम सब कहे जाने वाले लोग ही हैं, जो अपने निजी हितों के लिए वन संपदा तथा राष्ट्र संपदा को स्वाहा करने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि जितने पेड़ काटें उससे ज्यादा पेड़ रोपने का भी कष्ट करें, ताकि उनमें से यदि कुछ पौधे सूख भी जाएं अथवा ना बढ़ पाए तो भी इतने अवश्य हो जाएं जितने काटे जा चुके हैं। ठीक है, पेड़ पौधों और वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले संबंध है। यदि पर्यावरण साफ सुथरा व शुद्ध है तो पेड़ पौधे भी उगेंगे, बढ़ेंगे एवं वे पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए जन समाज एवं सरकार दोनों को ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाने से पूर्व यह भली भांति सोचना चाहिए था कि इसके विषाक्त धुएं से पर्यावरण और वातावरण दोनों प्रदूषित होंगे। लेकिन इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और जब कारखाना लगे तो दशक से ऊपर का समय बीत गया तो ब्रजभूमि तथा संसार के अनुपम सौंदर्यशाली ताज को जब मटमैला होते देखा गया तो शासन प्रशासन का ध्यान अपनी भूल की ओर गया। अब जो उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला दे दिया है कि मथुरा तथा आगरा के आसपास के क्षेत्र को ईंट भट्टों तथा कारखानों के प्रदूषित धुएं से बचाया जाए। ठीक है, प्राचीन काल में ब्रजमंडल अपने वनों, जलाशयों तथा सदा नीरा यमुना के लिए विख्यात था, किंतु अब वहां पक्की अट्टालिकाएं बनाने का रिवाज हो गया है। वन गायब हो गए हैं। वृंदावन की गलियों में अब गायें नहीं सूअर घूमते हैं। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। वृंदावन बिहारी यमुना पुलिन पर रास रचाने वाले कृष्ण कन्हैया भी अब वातानुकूलित भवनों में वास करते हैं। यह सांस्कृतिक प्रदूषण भी हमारे पेड़ पौधों एवं पर्यावरण का विनाशक है। बहुत जल्दी हमें सोचना होगा कि हम वन संपदा को बचाएं, अपने प्यारे भारत को हरा भरा और निर्मल रखने के लिए कारगर उपाय करके उसे सुरक्षित रखें। तो देखिए, हमने कितनी अच्छी तरीके से हमारे पेड़ पौधों के बारे में जान लिया है कि वो हमारे लिए कितने ही ज्यादा आवश्यक हैं। ठीक है, और उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर वो नहीं होंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम एक और इसमें निबंध करते हैं। देखिए, ये है वीरता का महापर्व विजयादशमी। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारे देश में विजयादशमी का महत्व तो दो तरह से है। प्रथम, यह पर्व उस महान स्मृति का प्रतीक है जिस दिन दुराचारी पापात्मा रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था। इस प्रकार अधर्मी का अंत करके और लंका में धर्म की पताका फहराकर श्री रामचंद्र अपनी भार्या सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या दीपावली के दिन आए थे। ठीक है, विजयादशमी शरद ऋतु का विशेष पर्व है। शरद ऋतु में नदियों का जल निर्मल हो जाता है, आकाश बादलों रहित हो जाता है। आजकल रामलीला के रूप में भी दशहरा अथवा विजयादशमी का ज्यादा महत्व है। ऐसे मौके पर बच्चों का उल्लास और साहस देखने लायक होता है। विजयादशमी का चरम उत्कर्ष होता है दशमी के दिन, अर्थात जिस दिन रावण मारा जाता है। इस दिन प्राय सभी रामलीलाओं के प्रबंधक रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के काफी बड़े बड़े पुतले बनाते हैं
इन पुतलों के अंदर काफी बारूद भरी जाती है। बारी बारी से इन पुतलों में राम के बाण द्वारा आग लगाई जाती है। आग लगते ही पुतले के साथ भरी हुई बारूद में विशेष चमक पैदा होती है और ऐसा लगता है कि क्षण भर के लिए मानो पुतलों ने कीमती जेवर और रत्न पहन रखे हों। ठीक है, किंतु क्षण भर बाद ही बारूद अपना रंग लाती है और पुतले धू धू कर जलने लगते हैं। मान्यता है कि पुतलों का पीठ के बल गिरना अच्छा नहीं होता। पुतले प्राय सामने राम को नमन करते हुए गिरते हैं। दशहरा अथवा विजयादशमी का पर्व हमें यह बताता है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय होती है, पाप पर हमेशा पुण्य की विजय होती है, सच्चाई उजागर अवश्य होती है तथा एक ना एक दिन लोगों को असलियत का पता अवश्य लग जाता है। विजयादशमी भी अब दुर्गा पूजा का चरमोत्कर्ष मतलब चरम सीमा है अथवा रामलीला का आखिरी दिन। ठीक है, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल पर्वों के स्वरूप भी बदलते हैं। दशहरा भी अब तक सार्वजनिक पर्व बन गया है जो श्री राम के वीरत्व, उनकी न्यायप्रियता एवं दयालुता का संदेश प्रतिवर्ष देता है। तो ठीक है, देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से हमारे विजयदशमी के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, देखिए अब एक और यहाँ पे निबंध दिया गया है जो कि है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। चलिए ये भी देख ले, आइए चलिए ये भी देखते हैं। आइए, समस्त संसार महात्मा गांधी को उनके देश प्रेम, त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री भाव, ईमानदारी तथा निष्कपट व्यवहार के कारण जानता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अपना एक विशेष प्रकार का संघर्ष रहा जिसे सत्य, अहिंसा और सहयोग और असहयोग का मार्ग कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा गांधी की विचारों में मूल सिद्धांतों को लेकर काफी मतभेद हो गया था, जिसके कारण गांधी जी से अलग होकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल बनाना पड़ा। गांधी जी को नम्र तथा उदारवादी माना जाता था। वे कहा करते थे कि अंग्रेजी राज्य के विशाल साम्राज्य तथा उनकी सशक्त सेना का मुकाबला हम निहत्थे लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने तरीके से स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी होगी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1979 को काठियावाड़ इनका जन्म 2 अक्टूबर 1879 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई भी बहुत धार्मिक महिला थीं तथा अक्सर पूजा पाठ करती रहती थी। गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनकी पत्नी कस्तूरबा विवाह के समय 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। ठीक है, एक बार बचपन में अपने पिताजी से आज्ञा लेकर सत्य राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गए थे। नाटक का इनके मन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने तय किया कि अब जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांधी जी सदा अपनी बात पर अडिग रहे। गांधी जी ने वकालत करनी शुरू की, किंतु उनकी वकालत अच्छी तरह नहीं चल रही थी। कारण यह था कि वकालत के पेशे में बिना झूठ बोले काम नहीं चल पाता और गांधी जी अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए दृढ़ थे। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। कुटीर उद्योग धंधों का उत्थान करने के लिए वे हाथ का कटा बुना कपड़ा पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करते तथा मजदूरों को अंग्रेजी अत्याचारों से बचाने के लिए सत्याग्रह किए। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने 2 नायाब तरीके अपनाए थे, सत्याग्रह और अनशन। सन 1920 में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशेष सभा में अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया और सारे भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। लोगों के द्वारा विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू हो गया। इस आंदोलन में करीब 30,000 लोग बंदी बनाए गए। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ ले ली, पूरे देश के प्रिय नेता बन गए। लोग इन्हें
लोग उन्हें संत मानने लगे तथा वे गांधी जी की जगह महात्मा गांधी उन्हें कहने लगे थे। ठीक है। गांधी जी ने सन 1930 में 12 मार्च को दांडी में नमक बनाकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया। अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र तथा उनकी वादा खिलाफी के कारण पूरा भारत गुस्से से भर गया और अंत में सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई। इसी बीच श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी के लिए अपनी जीवन संगिनी का विषोह असहनीय था, फिर भी जीवन भर देश सेवा के कामों में जुटे रहे। सन 1947 में अगस्त की 15 तारीख को भारत स्वाधीन हुआ। सारा देश जहां देश की आजादी की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग आबादी की अदला बदली से परेशान होकर भारत लौट रहे थे। पाकिस्तानियों ने न केवल उनकी धन संपत्ति लूटी थी, वरन उनके प्रियजनों को मार भी डाला था। सहस्त्रों निर्दोष महिलाओं को बेइज्जत किया गया। इस अधूरी आजादी से काफी लोगों के मन को धक्का लगा। गांधी जी की आत्मा भी आहत हुई थी। फिर भी वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने तथा मुसलमानों द्वारा किए जा रहे उत्पातों के प्रति क्षमा भाव पक्षधर बने रहे, जिससे भुक्त भोगियों का एक दल नाराज हो गया। गांधी जी महान संत, उदार तथा सहिष्णु महामानव थे। अतिवादी हिंसा द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों से एक ने गांधी जी पर गोली चला दी और जीर्ण शीर्ण काया सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गई। गांधी जी के संदेश समस्त विश्व को निरंतर करने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो देखिए, हमने गांधी जी के बारे में कितनी अच्छी चीजें पढ़ी हैं कि उन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, उन्होंने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया, सभी लोगों को एकत्रित किया। ठीक है, कई तरीके के आंदोलन चलाए। ठीक है, तो हमारा देश गांधी जी को सदा याद रहेगा। ठीक है, इसको एडिट कर देना। तो हमारा देश गांधी जी को सदा याद करता रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक और निबंध इसमें दिया गया है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। 5वां ये है विद्यार्थी जीवन। ठीक है, चलिए तो विद्यार्थी जीवन, अब ये तो आप सबका जीवन है ना, हम सभी का जीवन है ना, क्योंकि सभी लोग विद्यार्थी तो रहे ही है। चलिए तो अब हम ये पढ़ते हैं, विद्यार्थी के देश के भावी कर्णधार हैं। विद्यार्थी ही देश के भावी कर्णधार हैं। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिस काल में वह पूर्ण मनोयोग से विद्याधन करता है, उस काल को ही विद्यार्थी जीवन कहते हैं। इस काल में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वह आजीवन उसके काम आता है। विद्यार्थी जीवन बाल बालिकाओं की ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसमें उसे सही दिशा का बोध होता है, इसलिए इस काल को सतर्कता से व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के शारीरिक नैतिक गुणों का विकास विद्यार्थी जीवन में ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यार्थी का उद्देश्य मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं होता, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उसका लक्ष्य होता है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो भी उत्तम साहित्य उसे मिलता है, उसका विद्यार्थी अध्ययन करता है। वह महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करता है तथा उनके अनुभवों से अपने जीवन को आलोकित करता है। ठीक है, विद्याध्ययन में विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में उसका मस्तिष्क कोमल होता है। उसे जैसी शिक्षा दी जाती है वैसी ही शिक्षा वह ग्रहण कर लेता है। विद्या से उसमें आत्म सुधार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में विद्या के साथ ही चारित्रिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्रहीन व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता। चरित्र के द्वारा ही विद्यार्थी में अनेक सद्गुणों का विकास होता है। हमारे पूर्वजों ने विद्यार्थियों के लिए आवश्यक गुणों की चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थी का प्रमुख कार्य विद्या का अध्ययन है। उसे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच का भेद भुलाकर निसंकोच भाव से विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थी को अनुशासन प्रिय तथा संयमी होना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा
विनय तथा भक्ति का भाव रखना चाहिए। उसे अपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। स्वास्थ्य मस्तिष्क स्वस्थ जीवन में ही निवास करता है। अतः विद्यार्थी को शारीरिक व मानसिक विकास की ओर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में विद्यार्थी सीधा साधा किंतु उच्च विचारों वाला जीवन व्यतीत करता था, परंतु आज का विद्यार्थी अपने इस बहुमूल्य जीवन के प्रति समर्पित नहीं रह गया है। आज तो वह पैसे के बल पर पैसे के लिए ही विद्या प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। उसका लक्ष्य ज्ञानार्जन नहीं रहा है, वरन किसी न किसी प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण करना रह गया है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि उत्तम शिक्षा के द्वारा वह अपना सर्वांगीण विकास करे। उसका लक्ष्य ऊंचा हो, वह झूठी शान तथा सभ्यता के पीछे ना भागे तथा अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का पीछा ना करे। गुणी तथा साहसी विद्यार्थी की ही देश की रक्षा का भार उठाने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरुजनों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थी को देश का सच्चा निर्माता तभी कहा जा सकता है जब वह चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ हो। उसे को चाहिए कि वह अपना विद्यार्थी जीवन केवल मौज मस्ती में ही ना गुजार दे। वास्तव में विद्यार्थी जीवन की सफलता ही भावी उन्नति की आधारशिला है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको पूरा कर लिया है। अब आखिरी एक और निबंध हमारा बचा हुआ है, उसी को भी पढ़ लेते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा निबंधों को किस प्रकार लिखना है सीख जाएं। आइए करते हैं। जीवन में खेलों का महत्व। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आइए करते हैं। मानव जीवन में खेलों का एक विशिष्ट स्थान है। मानव दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी। खेलकूद से जहां मानव की थकान दूर होती है, वहां उसके स्वास्थ्य के लिए भी खेलकूद का होना लाभदायक है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि धर्म के साधनों को पूरा करने के लिए मानव का देह से स्वस्थ होना परमावश्यक है। जब मानव देह से स्वस्थ नहीं होता, तब उसका मन भी किसी काम को करने को नहीं करता। स्वस्थ देह में स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति की देह में नई स्फूर्ति एवं ताजगी होती है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और खेलकूद का अभ्यास करते रहना चाहिए। कैसे? वैसे खेलकूद के साथ साथ व्यायाम लाभप्रद होता है। दंड बैठक, खो खो, कबड्डी और दौड़ आदि ये देशी व्यायाम है। ठीक है, इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें सामग्री के लिए खर्च की आवश्यकता होती है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। ये विदेशी खेल कहलाते हैं और इन पर खर्च भी होता है। घर के अंदर भी खेल खेले जाते हैं, जैसे शतरंज, ताश, कैरम, टेबल टेनिस और लूडो। ठीक है, खेलों से मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा मनोरंजन भी होता है। इनसे देह में स्फूर्ति आती है और रक्त संचार ठीक रहता है। खेलों में सभी बच्चे भाग लेते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न घरों से आते हैं, इसलिए खेलों के खेलने से सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति, मेल जोल की भावना का पूर्णतः विकास होता है। खेल भावना का सुंदर स्वरूप खेलों के खेलने से ही प्राप्त होता है। अपने देश व विदेश में खेलों के कार्यक्रम होते रहते हैं। खेलों का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुनाया जा सकता है और टेलीविजन पर भी कुछ खेलों का सीधा प्रसारण किया जाता है। ठीक है, विदेशों में खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि खेलों में हमारे देश के प्रति मंद कही जा सकती है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हमारे देश भारत में हुआ था। हमारे देश के लिए यह परम गौरव का विषय था। भारतीय खिलाड़ियों ने भी इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाया था।
स्पष्ट है कि खेलों के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है। हमने कई विषय पर निबंध लिखना सीख लिया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही और अच्छे विषय को ढूंढिए और उन पर अच्छे अच्छे निबंध लिखिए। ठीक है, तो अब मैं आशा करती हूँ आप सबको निबंध लिखना अच्छे से आ गया होगा। हम मिलेंगे अब अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।